गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉप्स या इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत थोड़े से में निपट जाएगा, बट ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद के एग्जामिनेशंस में या हायर क्लास में बहुत पूछा जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल नहीं है, कंप्लीट थ्योरी है। आप इसको बस ध्यान से देखिए, समझिए और एज्यूम कीजिए तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए आज हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स पर या फिर कहें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर या फिर इसी को हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कहा हमारे पास प्योर वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपने बोल दिया सर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, या कहें तो 373 केल्विन पे होता है। हमने आपसे बोला कि हमारे पास प्योर एथिल अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आपने तुरंत कह दिया सर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 351.3 केल्विन होता है। अब कहाँ से आया, मान लो आपको पता था, ठीक है, तो आपको हमारे पास कई सारे विलयन हैं जिनके क्वथनांक आप सभी को पता है, ठीक है, हम लोगों को क्वथनांक पता है। अब हमने क्या काम किया कि उन दो विलयनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो हमारे पास एक विलयन बन गया। विलयन में दो घटक थे, एक घटक लिक्विड, दूसरा घटक भी लिक्विड, उनको मिला कर के हमने एक विलयन बना लिया। अब जो हमारा विलयन बना, अब हम उस विलयन को अलग अलग करना चाहते हैं। ध्यान से समझना, अलग अलग करना चाहते हैं। ये दुनिया भर की ये कहानी लिखी हुई है, ये आपको तुरंत समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक लिक्विड है A जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा लिक्विड है B जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मतलब हमने एक विलयन बनाया जिसमें A भी मौजूद था और B भी मौजूद था, है ना। अब हमने क्या काम किया कि A का बॉइलिंग पॉइंट अगर A अलग होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता 100 डिग्री सेल्सियस, B अलग होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता 78 डिग्री सेल्सियस। हमने दोनों को मिला दिया। अब हमने आपसे बोला कि चलो दोनों को अलग कर दो। मिला क्यों दिया, दोनों को अलग करो, A अलग करो, B अलग करो। आपने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो आपने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में A और B का मिक्सचर भर दिया और गर्म किया। तो गर्म करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, धीमे धीमे बढ़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो B का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 78। B बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब B की वेपर्स बनेगी और ये वेपर्स आपने क्या कर ली, इकट्ठी कर ली, ठंडी कर ली और एक लिक्विड आपको मिल गया। यहाँ पर क्या लिक्विड आ गया, B, और यहाँ पर क्या रह गया, A। यही तो कुछ अनुमान लगा रहे हो आप ना। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं और अगर हम चाहते हैं कि इन लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो हम देखते हैं कि हम उन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को गर्म करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो टेम्परेचर हमें पहले प्राप्त होता है और उस टेम्परेचर वो पर्टिकुलर लिक्विड वेपर्स में बदलता है, वो वेपर्स ठंडी हो जाती है और वो लिक्विड अलग हो जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो लिक्विड अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, मैंने अभी इस टॉपिक पे नहीं आया हूँ, मैं आपको एक सेपरेट चीज़ बता रहा हूँ। हमारे पास एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों को मिलाया। अब हम उस मिक्सचर को सेपरेट करना चाह रहे थे।
सेपरेट करने के लिए हमने जो टेक्निक लगाई है उसका नाम क्या था? प्रभाजी आसवन, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किया क्या है? केवल दोनों मिक्सचर को मिला करके गर्म कर दिया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले वेपर में बदला, उस वेपर्स को इकट्ठा करके ठंडा करके कंडेंस कर लिया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो अलग हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो वहीं पर रह गया। ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, प्रभाजी आसवन है। और इस विधि से हम दो विलयन जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जैसे A और B दो लिक्विड हैं, दोनों मिले हुए हैं, तो लिक्विड स्टेट में जब ये द्रव अवस्था में है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A कुछ होगा, मतलब अणु है तो लिक्विड में कुछ भाग A का होगा, कुछ भाग B का होगा। मतलब मान लिया लिक्विड स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? A है, और B का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में क्या है? B है। जब ये वेपर में बदलेगा, जब वेपर उठेगी, तो ऐसा नहीं है कि वेपर केवल A की ही B की उठेगी, A की नहीं उठेगी, वेपर तो दोनों की उठेगी। और मान लिया हमने ये क्या था? लिक्विड स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन था, A का चाहिए और B का चाहिए। अब वेपर उठी तो वेपर में भी A का मोल फ्रैक्शन होगा, B का मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों वेपर्स उठती हैं। तो हमने मान लिया वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? चाई A डैश, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? चाई B डैश। ये किस फेज में है? वेपर फेज में। ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि यदि लिक्विड फेज में घटक A का मोल प्रभाज वेपर फेज में घटक A के मोल प्रभाज के अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, या फिर घटक B का मोल प्रभाज लिक्विड स्टेट में और घटक B का मोल प्रभाज वेपर फेज में बराबर नहीं है, तभी A और B को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन विधि से हम उसे अलग कर सकते हैं। बेटा ध्यान से समझना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमारे पास एथिल अल्कोहल था, मैंने A की जगह यहाँ पर ले लिया C2H5OH, ठीक है, और B की जगह हमारे पास था H2O। ठीक है, हमारे पास एथिल अल्कोहल और जल, इसका हमारे पास एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर को हमने गर्म किया। ठीक है, एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लिया 78 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, और जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एथिल अल्कोहल और जल है, हमने उसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा? जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें एथिल अल्कोहल के कुछ मोल प्रभाज कुछ है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो हमारा जल था, ये जो जल था, इसमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना था? 0.3, और जल का मोल प्रभाज कितना था? 0.7। अब जब हमने इसको गर्म किया, वेपर में बदला, तो वेपर फेज में हमने मान लिया कि जो एथिल अल्कोहल है उसका मोल प्रभाज कितना हो गया? 0.2, और जल का मोल प्रभाज कितना हो गया? 0.8। तो आप बताओ, लिक्विड में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और वेपर में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या है? अलग अलग है। अगर अलग अलग है, इसी तरह से आप जल को चेक कर सकते हो। लिक्विड में जल का मोल प्रभाज कितना है? 0.7, और वेपर फेज में जल का मोल प्रभाज कितना है? 0.8। तो हमने क्या देखा? चाहे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज को लिक्विड और वेपर फेज में कंपेयर करें, या वाटर के मोल प्रभाज को लिक्विड और वेपर फेज में कंपेयर करें, अगर इनके वैल्यूज सेम नहीं हैं तब हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर पाएंगे। अलग अलग होंगे, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी, तभी हम इनको अलग कर पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 0.3 होता, 0.7 होता, मतलब बराबर होता, तो क्या होता? जो लिक्विड में था वही वेपर में था, और वही वेपर एक साथ ठंडी हो जाती। तो इसका मतलब क्या था? जो लिक्विड यहाँ था
वेपर फेज को ठंडा करने पर वही लिक्विड मिलता, हमें अलग अलग लिक्विड ना मिलते। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी घटक के जो मोल प्रभाज लिक्विड फेज में हैं, अगर वो वेपर फेज में भी मोल प्रभाज उतने ही हो जाएंगे, तो अगर हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड ए और बी जो लिक्विड फेज में थे वही वेपर फेज में होंगे, और वही वेपर जब ठंडी होकर के लिक्विड बनाएगी तो उसमें ए भी उतना मौजूद रहेगा जितना बी मौजूद है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? सेम हो। बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? सेम हो, और उनके कंपोजिशन भी कैसे हो? सेम हो। कंपोजिशन का मतलब मोल प्रभाज, जितना लिक्विड फेज में है वेपर बनने के बाद जो नया लिक्विड मिलेगा उसमें भी सेम कंपोजिशन रहना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब ये है कि उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम मोल फ्रैक्शन का वो देखें रिलेशन, तो क्या हो जाएगा? चाहिए इक्वल्स टू चाहिए डैश, मतलब लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? बराबर होगा। चाहे ए का कंपेयर करें चाहे फिर हम बी का मोल फ्रैक्शन कंपेयर करें, दोनों ही क्या आएगा? सेम आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ध्यान से समझना। द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन तथा क्वथनांक निश्चित होता है तथा जो अपने संगठन में बिना किसी परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमारा मतलब केवल इतना सा है कि देखो, आप फिर से इस चीज़ को देखो, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा कठिन टॉपिक है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर बीच में स्किप करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, हमने कहा एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, ठीक है, नो डाउट 78 है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है, 100 है। इनको हमने मिलाया, तो आप कहोगे सर इनको मिलाएंगे तो क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा? नहीं, एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 था, 78 ही रहेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, वो 100 ही रहेगा जब तक वो प्योर हैं। जैसे ही हमने उनको मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव नहीं होगा। किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, किसी एक फिक्स रेशियो पर। फिक्स रेशियो का मतलब है, जैसे हमने हमने लिखा कि 95% एथिल अल्कोहल, मतलब हमने 95 भाग क्या ले लिया? एथेनॉल का ले लिया, और 5 भाग क्या ले लिया? जल का ले लिया। तो अब जो मिक्सचर मिलेगा, कैसा मिक्सचर? जिसमें 95 भाग क्या है? एथेनॉल, और 5 पार्ट क्या है? जल है। तो अब जो मिक्सचर मिला वो थोड़ा स्पेशल था। वो स्पेशल क्यों था? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो एथिल अल्कोहल से भी अलग था और जल से भी अलग था और फिक्स था। मतलब दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। उन लिक्विड्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड्स को हमने मिलाया, तो मिलाने पर कई तरह के कंपोजिशन बन सकते हैं। हो सकता है 90 भाग एथिल अल्कोहल हो, 10 भाग जल का हो सकता है 80 भाग एथिल अल्कोहल का हो, 20 भाग जल का हो सकता है 40 भाग एथिल अल्कोहल का हो, 60 भाग जल का हो। तो कई सारे कंपोजिशन मिल सकते हैं, मगर कई सारे कंपोजिशन को हम जब उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हम डिस्टिलेशन करके उन लिक्विड्स को अलग कर लेते हैं, और अलग करके हम मैक्सिमम जो अलग कर पाते हैं, मतलब मैक्सिमम जो अलग कर पाते हैं वो कंपोजिशन क्या होता है? 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल। ये मैक्सिमम मिलता है। अगर हम कहें कि हमारे पास 40 भाग एथिल अल्कोहल है और 60 भाग जल है, हमने दोनों को गर्म कर दिया, गर्म करके हमने यहाँ पर देखा तो एथिल अल्कोहल क्या मिल जाना चाहिए यहाँ, क्योंकि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम है, और जल मिल जाना चाहिए यहाँ। मिलता भी है, मगर पूरा का पूरा एथिल अल्कोहल नहीं मिलता है। एथिल अल्कोहल के साथ थोड़ा जल भी रहता है, एथिल अल्कोहल के साथ थोड़ा जल भी आ जाता है। और जो मैक्सिमम हम सेपरेट कर सकते हैं एथिल अल्कोहल और जल को, बार बार गर्म करें, एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो एथिल अल्कोहल इधर आ जाएगा, जल वहीं रह जाएगा।
ऐसा करना, इसको हम बोलते हैं कि हमने बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया और बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल हमें यहाँ मिल जाना चाहिए प्योर फॉर्म में और जल यहीं पर रह जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ही हमें मैक्सिमम मिल पाता है और वो पर्टिकुलर कंपोजिशन क्या होता है कि उसमें 95% रहता है एथिल अल्कोहल, उसमें 5% वाटर डेफिनेटली रहता है, उससे कम नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि हम 100% एथिल अल्कोहल चाहते हैं और 5% जो वाटर है वो हम सेपरेट कर लें, तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो जो कंपोजिशन है 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल का जो मिक्सचर है वो कंपोजिशन है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग नहीं है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या है? सेम है। जिस टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल वेपर में बदलेगा उसी टेम्परेचर पर जल भी वेपर में बदलेगा। जो वेपर होगी उस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होंगे जल और एथिल अल्कोहल के, वो लिक्विड के क्या होंगे? बराबर होंगे। और उन वेपर्स को अगर हम ठंडा कर दें तो जो लिक्विड बनेगा उसमें भी मोल फ्रैक्शन किसके होंगे? एथिल अल्कोहल और वाटर के कैसे होंगे? सेम होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा मिक्सचर, दो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो? सेम हो और कंपोजिशन भी क्या हो? सेम हो। वो बदले ना कंपोजिशन बदले ना उनका बॉइलिंग पॉइंट बदले, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन हो, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप बोलते हैं। इनको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो ध्यान से दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लो। द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन तथा क्वथनांक निश्चित होता है। संगठन फिक्स है 95% और 5% जैसे ही बना, अब उससे ज़्यादा अलग नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको उससे ज़्यादा अलग करना है तो फिर दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आप प्रभाजी आसवन से उसको अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना? तो आपने क्या देखा? द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन तथा क्वथनांक निश्चित होता है तथा जो अपने संगठन में बिना किसी परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण आपके सामने दो लिखे हुए हैं। आयतन अनुसार 95% एथेनॉल और 5% जल का जो मिश्रण होता है वो एजियोट्रॉप होता है। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि भारानुसार 68% HNO3 और 32% का जो मिक्सचर है, जल का जो मिक्सचर है, वो भी क्या होता है? एजियोट्रॉप होता है। मतलब इन दोनों को अगर इस अनुपात में 78 और 32 के परसेंटेज में अगर हम इनको मिला दें तो जो मिक्सचर बनेगा, अब वो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो HNO3 जैसा नहीं होगा, H2O जैसा नहीं होगा, अलग होगा। और कैसा होगा? फिक्स होगा। वो उस बॉइलिंग पॉइंट पर HNO3 भी वेपर में बदलेगा, H2O भी वेपर में बदलेगा। मतलब जो वेपर फेज होगी वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होगी। जो मोल फ्रैक्शन HNO3 का और H2O का लिक्विड में था, वही मोल फ्रैक्शन किस में हो जाएगा? वेपर फेज में हो जाएगा। और उस वेपर फेज को अगर हम कंडेंस करेंगे, लिक्विड में बदलेंगे, तो जो लिक्विड मिलेगा वो बिल्कुल पहले वाले लिक्विड के जैसा होगा। मतलब अब उनका परसेंटेज क्या होगा? बदलेगा नहीं। मतलब कंपोजिशन बदलता नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बदलता नहीं है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। कर लोगे इसे? डेफिनेशन समझ में आ गई होगी? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम दो भाग में बांट देते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण के अगर हम टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, जिसको हम बोलते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं निम्नतम क्वथनांक
वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो हमारे दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। जैसे हमने लिया हमारे पास एजियोट्रॉप है ए और बी, उसमें दो लिक्विड्स हमने मिलाए हैं। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 है डिग्री सेल्सियस में मान लो। तो जो एजियोट्रॉप होगा, ये जो एजियोट्रॉप होगा ए और बी के मिलाने से बना है, उस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 और 100 दोनों से ही ज़्यादा है। मान लो हमने कह दिया 103 डिग्री है। तो आप बताओ, जब एजियोट्रॉप का, एजियोट्रॉप मतलब मिक्सचर का, जब एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उसके घटक के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगर यहाँ पर देखो हमने ले लिया x है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 60 डिग्री है, और दूसरा है y, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो है 80 डिग्री सेल्सियस, और ये जो एजियोट्रॉप बना इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट घटक कण के बॉइलिंग पॉइंट से, घटक जो लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, या जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। कर लोगे? अब ये कहाँ देखा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ देखा जाता है? उसके लिए आपने देखो राउल्ट का नियम पढ़ा था। हमने आपको क्या बताया था कि जो राउल्ट का नियम होता है, ठीक है, राउल्ट का नियम होता है वह आदर्श विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है? आदर्श विलयनों के ऊपर लागू होता है। मैं राउल्ट के नियम का थोड़ा यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, समझिएगा। ये हमारे पास राउल्ट का नियम आपने सीखा था। ये मान लो चाई ए है 1, चाई बी है 0, चाई ए है 0 एंड चाई बी है 1। ये हमने मान लिया इस तरह से था। अगर इस साइड से कंपोनेंट देखें तो ये था, या इसको हम अपर ले लेते हैं। देखो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बनाया है राउल्ट के नियम का, आदर्श और अनादर्श विलयन का, सब आप पढ़िएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने ऐसा ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ कैसे आया था आप समझिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, ये हमारा आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यदि हमारा विलयन आदर्श नहीं है, यदि हमारा विलयन आदर्श नहीं है तो वो क्या करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। धनात्मक विचलन का हमने ग्राफ कैसे बनाया था? ये ग्राफ ऊपर की तरफ था, ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ था, और ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ था। मतलब कहने का जो था हमारा पी एस ग्रेटर देन क्या था, या इस तरह करते हैं, चाहिए पी ए 0 प्लस चाई बी पी बी 0, ये था ना। तो अगर हमारा कोई विलयन ऐसा है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो एजियोट्रॉप मिक्सचर बनेगा वो किस कैटेगरी का बनेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनेगा। देखो विचलन कैसा है? धनात्मक, तो वो एजियोट्रॉप बनेगा मिनिमम वाला। देखो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक इसके किसी भी शुद्ध घटक के क्वथनांक से कम होता है। जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा उसका जो एजियोट्रॉप बनेगा, उस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घटक के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। उदाहरण के लिए देखो एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373, मगर जब इसको हम 95% एथिल अल्कोहल और 5% वाटर का एक मिक्सचर बनाएंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे, तो उस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? 351.1 केल्विन। मतलब देखो इससे कम हो गया और इससे भी कम हो गया। तो ऐसे एजियोट्रॉप को हम बोलते हैं कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रॉप है। कर लोगे? और अगर हम बोलें कि
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप बताओ, ऋणात्मक के लिए हमने क्या बताया था, ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ये ग्राफ भी नीचे की तरफ जाता है, और ये ग्राफ भी क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के वेपर प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखो, धनात्मक विचलन में क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घट गया। और ऋणात्मक विचलन में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घटक कणों से क्या होता है, अधिक होता है। उदाहरण के लिए देखो, आप HNO3 और H2O का उदाहरण ले सकते थे, मैंने दूसरा उदाहरण ले लिया, H2O और HCl। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर का कितना होता है, 373, HCl का कितना होता है, 188। इन दोनों को मिला करके अगर हम एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाएंगे तो एजियोट्रॉप मिक्सचर जो बनेगा, कंपोजिशन लिख लीजिएगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 383 केल्विन। इसका मतलब जल से भी ज़्यादा है और HCl से भी ज़्यादा है। तो अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट घटक विलयनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है या उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ यहाँ पर देख ली। देखो, मैं समरी आपको बताता हूँ, समरी को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखिए। 5-10 मिनट का समय और लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अगर आ गया है तो कोई बात नहीं है। देखो, हमने क्या बोला कि हमारे पास प्योर लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। दूसरा लिक्विड है, प्योर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। अब हमने क्या किया, इन दोनों लिक्विड्स को मिला दिया। मिलाने के बाद हमें एक विलयन बना। उस विलयन में कई सारे कंपोजिशन हो सकते हैं, 10% A, 90% B, 15% A, 85% B, 20% A, 80% B, कई सारे कंपोजिशन हो सकते हैं। उनमें से कोई एक ऐसा कंपोजिशन होता है जो कहलाता है एजियोट्रॉप। हर कंपोजिशन एजियोट्रॉप नहीं है, कोई एक कंपोजिशन है एजियोट्रॉप कहलाता है। क्यों वो एजियोट्रॉप कहलाता है, क्योंकि उस कंपोजिशन का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सेम होता है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पर लिक्विड A भी उबलता है और उसी पॉइंट पर लिक्विड B भी उबलता है। और उबलने के बाद जो वेपर्स बनती है, उस वेपर में मोल फ्रैक्शन A और B के रहते हैं, वो लिक्विड के जैसे ही रहते हैं। कहने का मतलब, अगर उस वेपर को हम फिर से लिक्विड में बदल दें तो वो लिक्विड और जो पहले वाला लिक्विड था वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे कंपोजिशन वाले मिक्सचर को, मतलब हम कहें ऐसा मिक्सचर या ऐसा विलयन जो जिसका कंपोजिशन सेम हो, फिक्स हो, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो कि जो एजियोट्रॉप है उसका बॉइलिंग पॉइंट घटक कणों से कम हो, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला एजियोट्रॉप है। और दूसरा वो हो सकता है कि जब एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट घटक विलयनों के क्वथनांकों से ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला एजियोट्रॉप है। तो पता कैसे लगेगा कि कौन एजियोट्रॉप मिनिमम वाला है, कौन एजियोट्रॉप मैक्सिमम वाला है? तो आप याद रखिए, सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ कि जो वेपर प्रेशर होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका उल्टा चलता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आप अपने दिमाग में राउल्ट का नियम लाइए। राउल्ट के नियम में दो सिचुएशन हो सकती हैं, धनात्मक विचलन की और ऋणात्मक विचलन की। तो जो धनात्मक विचलन होता है उसमें P ग्रेटर देन होता है, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर धनात्मक विचलन कोई विलयन प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब वेपर्स ज़्यादा बन रही हैं, तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका एजियोट्रॉप अगर बनेगा कोई कंपोजिशन पर तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहलाएगा। मतलब उस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घटक विलयनों से कम होगा। और यदि हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर बना जो नंबर 1 राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो बताओ ऋणात्मक विचलन का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है वो कम है। बताओ वेपर प्रेशर कम है, देन डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो वो जो एजियोट्रॉप हमारा बनेगा, उस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घटक विलयनों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऐसे सिचुएशन में बनने वाले एजियोट्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाले एजियोट्रॉप्स। तो इस तरह से हमने एजियोट्रॉप्स को पढ़ा। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया है, ये ग्राफ मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है, आप सेपरेट ग्राफ बनाइएगा। ब्लैक लाइन से जो बना हुआ ग्राफ है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले राउल्ट्स लॉ हैं और वो मिनिमम एजियोट्रॉप बनाएंगे। और जो रेड लाइन से मैंने जो बनाया है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, राउल्ट लॉ से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं और वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रॉप बनाएंगे। तो ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा और जो रेड वाला जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा। इस तरह से ये ग्राफ आप बना करके एजियोट्रॉप को उससे इंटर रिलेट कर सकते हो। देखो उसके लिए ज़रूरी आपको किस चीज़ की है कि सबसे पहले आपको राउल्ट लॉ आना चाहिए। राउल्ट लॉ जब आपको आएगा तो फिर आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आना चाहिए। और जब आपको आदर्श और अनादर्श विलयन आता है तब आपको फिर एजियोट्रॉप के बारे में पता होना चाहिए, तब जा कर के आप इन चीज़ों को इंटरलेट कर पाओगे। तो अगर आपने राउल्ट लॉ नियम नहीं पढ़ा है, आदर्श अनादर्श विलयन नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आए। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के आदर्श अनादर्श विलयन को, राउल्ट लॉ के नियम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सवाल लगा लीजिए। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बोर्ड में तो आने हैं तो वो अलग ही चीज़ होते हैं। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप सभी लोगों को देने हैं और सब में ये पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अगर अच्छे से क्रम से इसको पढ़ोगे और आप उम्मीद रखोगे कि आपको सीखना है, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखोगे, आपको सीखना है तो सीख पाओगे। आपको शुरुआत में ही लगेगा कठिन है, हमें तो नहीं आ रहा है, तो फिर वो कभी नहीं आएगा। आपको कोशिश करो सीखने की, और सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पिछली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पिछली चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पिछड़िए मत, रेगुलरिटी से देखिए, क्रम से। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो पिछड़ गए हैं उनसे मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो नहीं आया है तो पहले आप राउल्ट लॉ देखो, आदर्श अनादर्श विलयन को देखो, तब जा करके फिर इस वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देखो, तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी कंटेंट है, डेफिनीशन है। आपसे अगर बोर्ड लेवल पर पूछा जाता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो बिल्कुल सीधी सटीक सी इतनी परिभाषा आपको लिख देनी है। तो ये एजियोट्रॉप की परिभाषा है। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप लिखोगे एजियोट्रॉप 2 प्रकार के होते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। पहले पार्ट का डिटेल यहाँ से शो कर सकते हो, दूसरे पार्ट का डिटेल आप यहाँ से शो कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर लेना। उच्चतम क्वथनांक वाला ये है और निम्नतम क्वथनांक वाला ये है। ठीक है, इस तरीके से आप इस डिटेल को किताब से पढ़ते हुए समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जितनी चीज़ें समझाने वाली हो सकती थी मैंने आपको समझा दी हैं। आप इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।